चलिए दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल रसायन गंगा पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलेन। और विलेन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ जो कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं जैसे IIT JEE, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठाए जाते हैं विलेन चैप्टर से। अब विलेन में क्या क्या पढ़ना हमको, कौन कौन से टर्म है जिसको बहुत ज़्यादा केयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल पर यानी रसायन गंगा पर स्वागत है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं जो आपको पढ़ने हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। देखिए, चैप्टर जो बनेगा इसका सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है पहले इसे जान लें, फिर वन बाय वन करके हम आपको समझाएंगे जो जो पढ़ना रहेगा। टॉपिक पहले ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन के बारे में जितना हो सके, जैसे सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, ये इनका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जब और आगे चलेंगे इनका कंसंट्रेशन टर्म आएगा। कंसंट्रेशन टर्म में हम जानेंगे कि सांद्रता क्या होता है, कैसे किसी विलेन की सांद्रता को निर्धारित किया जाता है। फिर और आगे पढ़ेंगे तो इस विलेन की कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। विलेन में कुछ आगे जब देखेंगे तो मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि विलेन में अगर जितना हम पढ़ें वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल इग्नोर ही नहीं करना है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। बोर्ड में तो खूब क्वेश्चन सारे यहीं से उठाए जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे इसका एक मूल होता है जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर इसका मुख्य होता है। और वेपर प्रेशर के साथ ही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो विलय के मोनों की संख्या, कणों की संख्या आदि पर अपनी निर्भरता को दिखाते हैं, वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 होते मुख्य से। पहला होता है इसका, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, VP से कर देते हैं वेपर प्रेशर। और दूसरा है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब BP, क्वथनांक जिसको बोलते हैं। और C है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां हैं। और एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव को हम लिख देते हैं आनुषंख्य गुणधर्म कहते हैं इसे। और ये रिलेटिव लोअरिंग जो ये वेपर प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक कैसे बढ़ जाता है किसी विलेन का। और आगे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। हिमांक में
अवनमन। और अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत अच्छा है ये, जिसका नाम है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। अब इन्हीं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी वेपर प्रेशर को ध्यान में रखेंगे, जिसको बोलते हैं वाष्प दाब। और कुल का जो कह सकते हैं इन सभी चारों का, हम प्रासरण दाब को अगर छोड़ दें तो वाष्प दाब इन तीनों में बहुत अच्छे से काम करता है। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इन सभी का रिलेशन कहीं न कहीं वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे ये तीनों टर्म जो वाष्प दाब में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है और हिमांक में अवनमन, ये तीनों इसी पर बेस्ड होते हैं। तो सारा मामला जो है वाष्प दाब से ही क्लियर होने वाला है। फिर अगर आगे चलें, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हो गया और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इतना पढ़ेंगे, और एक पॉइंट और इसका बच रहा है, जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग है, जिसका नाम है हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ में कोई गैस किस प्रकार से लिक्विड में सॉल्यूट हो जाता है, कैसे घुल जाता है, इसको हम हेनरी लॉ में पढ़ेंगे कि गैस कैसे किसी द्रव में विलीन हो जाता है। तो ये इतनी सारी बातें आपको पढ़नी है। अब हम शुरू करते हैं विलेन। पहले विलेन के बारे में अच्छे से जान लेंगे। विलेन जानेंगे, विलेन के बाद उसका कंसंट्रेशन जानेंगे, विलेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस आधार पर हम इसे विलेन कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम विलेन जब एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद तब हम वेपर प्रेशर और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियों के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इतनी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, यही आपको पढ़ना है। सॉल्यूशंस के बारे में अब हम चलते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन। देखेंगे सॉल्यूशंस क्या है, जिसको हम कहते हैं विलेन। वैसे सॉल्यूशंस हर कोई जानता है, लेकिन इसकी साइंटिफिक परिभाषा क्या होती है इसे जानना जरूरी होता है। जैसे सॉल्यूशंस के लिए एग्जांपल्स कहें, हम कोई पदार्थ ऐसा ले लें, जैसे शरबत ले लेते हैं। शरबत में आपने चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, पानी मिला दिया, सब कुछ मिला दिया, लेकिन कोई कण उसके दिखाई नहीं देते हैं, तब हम कहते हैं यह सॉल्यूशन है। अच्छा, ये भी सॉल्यूशन हो गया। हम पीतल ले लेते हैं, पीतल की मूर्ति ले लेते हैं, उसमें कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पर जिंक है। ये भी वायु की बात कर लें, वायु में भी नाइट्रोजन मिला हुआ, ऑक्सीजन मिला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, बहुत सारी गैसें मिली हुई, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल जो होते हैं सॉल्यूशन के, लेकिन हम उसे परिभाषित कैसे करेंगे, हमें ये जानना है। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है यह एक समांगी, सॉल्यूशन जो होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है समांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस का मतलब हो गया कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट इस प्रकार से मिले कि हम उसके घटकों को यानी कंपोनेंट्स को अलग अलग बिल्कुल ना देख पाएँ। जैसे एग्जांपल हमने बताया शरबत का, चीनी और पानी यदि एक साथ मिल जाते हैं तो ना तो हम चीनी के कणों को देख पाते हैं और ना तो पानी को। पानी को तो पहले भी देख रहे थे, पानी जैसे था वैसे ही रह गया, लेकिन क्या चीनी के कणों को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ऐसे आप यूरिया ले लेते हैं, यूरिया को पानी में डाल दीजिए तो यूरिया का जो कण होता है वो पानी में घुल जाता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण, और वही समांगी मिश्रण जो है कहलाता है विलेन। विलेन की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। जैसे अब विलेन के प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो सबसे पहले जानना जरूरी है कंपोनेंट क्या होता है। वैसे विलेन में मुख्य रूप से केवल दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है विलीय, जाने रहिए, एक कंपोनेंट विलीय होता है और दूसरा कंपोनेंट जो होता है
वह होता है विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय का मतलब होगा कि विलयन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती हो, विलयन में ऐसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा कम हो और जिस कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा हो वह कहलाता है विलायक। चलिए हम कम और ज़्यादा के आधार पर समझ लिए कि विलेय और विलायक क्या होता है। जैसे कह दिया जाए 40% एथेनॉल, 40% एथेनॉल, तो क्लियर हो गया। एथेनॉल सॉल्यूशन अगर दे दिया गया है तो ये बात क्लियर है कि 40% पूरे 100% सॉल्यूशन में 40% भाग जो है वो एथेनॉल का है, बाकी बचा जो 60% भाग वो होगा पानी का। तो स्पष्ट हो गया, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा कहलाएगा विलायक और कम मात्रा कहलाएगा विलेय। अब इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि चलिए 20% है, 20% NaCl सॉल्यूशन दिया गया है, तो भी कंफर्म हो गया कि 20% मतलब 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम NaCl हो गया। बाकी विलयन जो है, पानी जो है उसकी मात्रा ज़्यादा है, 80% पानी होगा, 20% उसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। तो ये क्लियर हो जाता है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वो कहलाता है विलेय और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है विलायक। ये बहुत आसान से भाषा में हमने समझ लिया कि विलेय किससे कहते हैं और विलायक किससे कहते हैं। अब बात कभी कभी ये आ जाती है कि यदि ऐसा कहा जाए कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन इसमें विलेय है, कौन इसमें विलायक है, तो हमने तो एक तरीका बता दिया कि कम और ज़्यादा यानी स्मॉलर क्वांटिटी से और लार्जर क्वांटिटी से, दो तरीके से हमने पहचान लिया कि स्मॉलर क्वांटिटी जो होगी वो सॉल्यूट कहलाएगी और जो लार्जर क्वांटिटी का होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, यानी इसे हम विलायक कह देंगे और ये कह देंगे विलेय। तो ये तो पहचान हो गई इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई पदार्थ बना करके दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि इसकी सांद्रता, अब हम जो पहुंचने वाले हैं सांद्रता पर। जैसे एक बात समझिए, अभी उस पर ना पहुंचते हुए हम पहले करें। जैसे कह दिया जाए 50% इसमें C2H5OH है, 50% C2H5OH है। अब क्या करेंगे? अब तो 85% बना हुआ है, 50% C2H5OH है, तो ये भी निश्चित है 85% कोई दूसरा पदार्थ होगा। अब हम इसमें कैसे निर्धारित कर पाएंगे कौन विलेय है कौन विलायक है? हमारे कहने का मतलब कि हमने बताया कि स्मॉलर और लार्जर इन दोनों के आधार पर हम विलेय और विलायक का तो पता लगा लेते हैं। लेकिन यदि दोनों का मात्रा बराबर दे दिया जाए, 50% विलेय पदार्थ भी जिसको हम विलेय मान रहे हैं और 50% दूसरा पदार्थ इसको विलायक मान ले रहे हैं अभी, लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो इसका कोई तरीका नहीं है। आप किसी को भी मान सकते हो कि ये पदार्थ विलेय है जब दोनों बराबर ही हो और ये पदार्थ विलायक है। लेकिन हाँ, एक बात के आधार पर आप पहचान कर सकते हैं, जैसे जो भी पदार्थ दिया गया हो, यदि वह अपने भौतिक परावस्था को विलयन में कन्वर्ट कर ले तो वह पदार्थ विलायक कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि 50% NaCl का सॉल्यूशन दे दिया जाए, अब ध्यान समझिएगा, 50% NaCl का सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आप बिल्कुल समझेंगे कि 50% इसमें NaCl है और 50% इसमें पानी है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 50% पानी और 50% NaCl में कौन विलायक है और कौन इसमें विलेय पदार्थ है? तो केवल एक तरीका है, उस तरीके से हमें पता चल सकता है। पहली चीज़ तो पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और NaCl जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ध्यान देना है, यदि इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन तैयार हो, इन दोनों को मिला देने से सॉल्यूशन कोई बन जाता हो, यदि सॉल्यूशन बना हुआ जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ध्यान देने वाली बात है, यदि बनाया गया सॉल्यूशन
लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब हम मानेंगे कि पहले लिक्विड कौन था, पहले लिक्विड पानी था, इसलिए पानी विलायक का कार्य करेगा। अच्छा, जब ये विलायक हो गया तब ये हो गया आपका विलेय। तो कैसे जान पाए हम कि जो प्रावस्था पहले से दी गई हो, यदि उसी प्रावस्थाओं उन दोनों में से किसी की प्रावस्थाओं का ही विलयन तैयार होता हो तो वह कंपोनेंट विलायक कहलाएगा। फिर से समझिए, जैसे हमने कहा 50% NaCl और 50% पानी दिया गया हो। अब हमें ये पता करना है निम्न में कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो यदि दोनों को मिलाने से बना हुआ सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में आता है, अब हमें ये देखना है कि पहले जो कंपोनेंट लिए गए थे उसमें कौन था जो लिक्विड फॉर्म में था। तो कन्फर्म है ये लिक्विड फॉर्म में पानी ही था, तो पानी इसके लिए विलायक का कार्य करेगा। कहने का मतलब दिए गए कंपोनेंटों में से जिस कंपोनेंट का रूप कोई विलयन ले लेता हो वह कंपोनेंट विलायक कहलाता है। एकदम आसान सा है, मतलब दिए गए कंपोनेंटों में से जिस कंपोनेंट का प्रावस्था विलयन ग्रहण कर लेता हो वही पदार्थ विलायक कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे 50% NaCl और 50% पानी में विलायक का काम पानी करता है। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा पदार्थ विलायक का कार्य करता है, कौन सा पदार्थ विलेय का कार्य करता है। लेकिन तब जब दशा इस प्रकार से हो, 50-50% की बात होती हो, तब आपको कंपोनेंट के आधार पर विलयन को परिभाषित कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ विलेय है, कौन सा पदार्थ विलेय पदार्थ होता है। चलिए, अब इन्हीं समस्याओं को आगे लेते हुए कि पहचानने के जो समस्या बनी थी दूर हुई, लेकिन अभी कुछ समस्याएं और बनी हुई हैं। जैसे जब हम लिक्विड दवा को लेते तो उसमें 20% सॉल्यूशन, 50% मोलरता, 30% सांद्रता का जो है नॉर्मलता का है, और यहाँ कह सकते हैं 20% मोलैलिटी दी गई हो, तब हमें ये समझने में दिक्कत होती है कि आखिरकार ये विलयन के कह सकते हैं कि सांद्रता को व्यक्त करने का ये कौन सा तरीका है। तो आप ध्यान दीजिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। अब उसे भी देखते हैं। तो विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने की वैसे दो विधियां बताई गई हैं। दो विधियों में एक बताई गई फिजिकल यानी कि भौतिक विधि बताई गई है, और एक बताई गई रासायनिक विधि। भौतिक विधि और रासायनिक विधि बताई गई है, लेकिन अब इससे थोड़ा सा हट करके इसको हम और सरल कर देते हैं, क्योंकि भौतिक और रासायनिक विधि में एक कन्फ्यूजन बनेगा कि जो हम बंटवारा करने वाले हैं, दो वर्गों में हम बांटने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे को मिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम इन दो विधियों का प्रयोग करके नहीं, हम कुछ अपने तरीके से नई विधि का प्रयोग करते हैं। अब भौतिक विधि और रासायनिक विधि बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल विधि है। उसमें से क्वेश्चन उठते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताइए सांद्रता जो व्यक्त किया गया है ये भौतिक विधि है या रासायनिक विधि। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें वहाँ जाना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसको ना पढ़ करके हम एक दूसरी विधि पढ़ते हैं और हम लिखते हैं कंसंट्रेशन को हम दो अपने अपने अलग तरीके से व्यक्त करेंगे। एक बताएंगे वॉल्यूम बेस्ड, एक है वॉल्यूम बेस्ड, और एक हम करेंगे मास बेस्ड। अब ये नया तरीका कहाँ से आ गया, इसे समझना है। वॉल्यूम बेस्ड का मतलब जब किसी विलयन की सांद्रता आयतन पर निर्भर करती हो, आयतन के आधार पर देखा जाए तब कंसंट्रेशन क्या होता है, और दूसरा है द्रव्यमान के आधार पर।
यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आधार जो बनेगा द्रव्यमान का। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए, बालून पर एक प्रभाव होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव होता है, टेम्परेचर का प्रभाव, और इस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं होता है, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी पदार्थ के आयतन पर टेम्परेचर देते हैं तो उसका आयतन जो होता है इंक्रीज करता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका आयतन घटता हुआ चला जाएगा, यानी इस पर टेम्परेचर का प्रभाव अच्छे से पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी पदार्थ के द्रव्यमान में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आप ताप बढ़ाएंगे ताप घटाएंगे, उसका जो द्रव्यमान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो जब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है तो हम उसको कह सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अब हम वॉल्यूम बेस्ड पर कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं वर्ड हैं या कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के तरीके हैं, अब उस पर हम लोग ध्यान देंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले में पूछा जाएगा कि दिया गया कोई सांद्रता दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए क्या यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। चलिए उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे वॉल्यूम बेस्ड हैं हमें ये देखना है, और कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन हैं जो मास बेस्ड होते हैं। चलिए, जैसे इसमें पहला हम बता दें V/V, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हो गया V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज का मतलब हो गया कोई विलयन का आयतन दिया रहेगा, उसमें विलीय पदार्थ का कितना मात्रा घुला हुआ है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखें, कह दिया जाए 20% V/V और कहा जाए इसका अर्थ बताइए, तो 20 V/V है, इसका मतलब हो गया कोई पदार्थ 20 ml है, और पदार्थ कौन सा है? वो है विलीय, क्योंकि घुलने वाला पदार्थ विलेय होता है और घोलने वाला पदार्थ विलायक होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने कह दिया कि वॉल्यूम बेस्ड होना चाहिए इसको, तो 20% V/V का अर्थ हो गया कि कोई पदार्थ 20 ml है। यहाँ पर करेंगे कोई पदार्थ 20 ml है और 20 ml पदार्थ वो है विलीय, और किसी इकाई लीटर आयतन में, चाहे लीटर आयतन ले लीजिए चाहे ml ले लीजिए, लेकिन उसको आयतन के फॉर्म में होना चाहिए। 20 ml कोई विलीय पदार्थ है जो 100 ml में घुलनशील। अब 100 ml क्या हो गया? 100 ml जो है उसका आयतन हो गया। विलीय पदार्थ का जो विलयन का जो आयतन हो गया वो 100 ml रहा, और विलीय पदार्थ का जो आयतन रहा, यहाँ विलीय पदार्थ का जो आयतन रहा 20 ml हमने दिया, तो 20 ml पदार्थ है जो कि 100 ml आयतन में घुलनशील है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयतन का कोई न कोई मतलब जरूर लिया गया है। इस प्रकार से हम V/V के फॉर्म में अगर दिया जाए तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम बेस्ड है, और V/V के फॉर्म में पूछा जाए क्या यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो यस, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि बताइए कि V/V जो कंसंट्रेशन दिया गया है, यानी कि सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि में आता है, तो बताइए ये किस बेस्ड पर है, मास बेस्ड पर है या वॉल्यूम बेस्ड पर है। तो बहुत आसान बताएंगे कि ये वॉल्यूम बेस्ड पर है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, तब मामला फंसता है। यदि आप भौतिक और रासायनिक विधि पढ़ करके फिट रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर जरूर बता ले जाएंगे ये, जहाँ पर शब्द वॉल्यूम कहा जाए वह टेम्परेचर बेस्ड होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में एक है W/V, W/V दूसरा है, दूसरा दिया जाए W/V परसेंटेज। अब W/V, W का मतलब होगा ग्राम और V का मतलब हो गया आयतन, वॉल्यूम। अब यहाँ पर तय हो गया जो ग्राम में पदार्थ होगा वो होगा विलीय, और यहाँ पर जो आयतन होगा वो होगा विलयन का आयतन। फिर यहाँ पर क्लियर हो गया पदार्थ के इकाई लीटर आयतन में
या पदार्थ के इकाई आयतन विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या W भी कहलाती है। इसको इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न देते हैं, जैसे दे दिया जाए 20% NaCl, 20% NaCl का अर्थ बताइए। तो 20% NaCl का अर्थ और 20% NaCl ये W/V जरूर दिया रहेगा, अगर ऐसा होगा तो W/V का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आसान सा है कि NaCl का जो मात्रा है वो 20 ग्राम है और V का मतलब आयतन है, आयतन का मतलब वो 100 ml हो सकता है, या हम कहते हैं इकाई आयतन कह दे, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब चाहे वो मिलीलीटर में होगा, चाहे मिलीलीटर में होगा, किसी में होगा, लेकिन वो आयतन के फॉर्म में रहेगा। और ये इसका अर्थ हो जाएगा कि 20 ग्राम NaCl है जो इकाई आयतन में घुला हुआ है, यानी 20 ग्राम NaCl इकाई आयतन में घुला हुआ है। तो इस प्रकार से ये वॉल्यूम बेस्ड हो गया। अगला देखते हैं, इसमें एक होता नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। देखेंगे नॉर्मेलिटी होता क्या है, जिसको कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब हो गया पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिया गया हो, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो और उसका इकाई आयतन हो, इकाई आयतन। ये सारे सूत्र हम डिफाइन करेंगे। अभी केवल एक कंसंट्रेशन टर्म को केवल समझा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, फिर एक एक सूत्र पर हम सवाल भी लगवाएंगे। जैसे पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो किस पदार्थ की बात करता है, वो विलेय पदार्थ की बात करता है, सीधा सा है, वह विलेय पदार्थ की बात करता है। और इकाई आयतन में फिर देखिए जो आयतन है ये हमेशा नीचे ही आ रहा है, तो कंफर्म होता है इससे कि यह आयतन बेस्ड है, यानी वॉल्यूम बेस्ड है। पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो मतलब इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय पदार्थ की या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ऐसे कहेंगे। विलयन की जो नॉर्मलता होती है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। यहाँ पर यह भी हो गया वॉल्यूम बेस्ड हो गया, और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो गया, यानी टेम्परेचर के ऊपर इसकी निर्भरता होती है। अच्छा, अगला इसी क्रम में है मोलैरिटी, जिसको हम मोलारता कहते हैं। देखिए ये सब आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे। मोलारता, मोलारता का भी वही है, यहाँ लिखेंगे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, हमेशा विलेय ऊपर आएगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे आयतन हो जाएगा लीटर में। चलिए यदि मिलीलीटर में होगा तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मोलारता भी देख रहे हैं कि आयतन बेस्ड है, आयतन के ऊपर निर्भर है, आयतन के आधार पर इसको रखा गया है। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, हमें पता है किसी भी पदार्थ के जो मोलों की संख्या होती है जिसको नोटेड किया जाता है स्मॉल n से, और स्मॉल n बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। जैसा भी हो, अणु है तो अणुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, यौगिक है तो यौगिक का अणुभार, जिस भी रूप में होगा उसका अणुभार परमाणु भार निकाल लिया जाएगा, तो पदार्थ के मोलों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसका आयतन भी बाई के रूप में होगा। तो इस प्रकार से इतना जो हमने व्यक्त किया, ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यहाँ सब जगह देख रहे हैं कि वॉल्यूम बेस्ड है। तो इतने हैं जिसको हम वॉल्यूम बेस्ड पर कर सकते हैं, और इन सभी की जो डिपेंडेंसिटी होती है वह होती है टेम्परेचर बेस पर। चलिए अब मास बेस की बात करें, द्रव्यमान पर आधारित हम बात करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान पर आधारित कौन कौन से कंसंट्रेशन है जिसको व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान बेस पर यानी मास बेस्ड हम लिख देते हैं, मास बेस्ड पर
पहला है W/W। W/W भी परसेंटेज क्या होता है? W/W परसेंटेज का मतलब होता है पदार्थ का भार भी होगा और जो पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो बटे के रूप में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कह दिया जाए कि 30% W/W सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अर्थ क्या है? तो आप तुरंत जानिए कि यहाँ पर जो 30% दिया गया है इसका मतलब ये 30 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पर इस बात को क्लियर नहीं किया गया है ये W किसका है। W दो पदार्थों, इसी विलयन में दो कंपोनेंट का हो सकता है। एक तो कंपोनेंट नहीं मानेंगे जिसको हम विलयन बोलते हैं, एक कंपोनेंट मानेंगे जिसे हम विलायक बोलते हैं, है ना। एक तो कंपोनेंट बनता है विलायक का, लेकिन विलयन कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ यह भी हो सकता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। वैसे यही मानते भी हैं कि 30 ग्राम जो पदार्थ है वो है सोडियम कार्बोनेट और ये 100 ग्राम में, चूँकि जब परसेंटेज लग जाता है तो 100 मान ही लिया जाता है, 100 मान करके काम करेंगे। तो 100 ग्राम पदार्थ में 100 ग्राम विलयन कह सकते हैं, पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब पदार्थ कहेंगे तो पदार्थ विलय हो जाएगा। तो 100 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो है 30 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो है वो मास बेस्ड हो जाएगा और इसका मतलब ये भी हो गया ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती है। फिर इसी क्रम में हम आगे चलें तो एक होता है मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ये भी जानेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी जब इसका हम न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। ये दिया गया मोल फ्रैक्शन, चलिए बता देते हैं। मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, देखिए मोल प्रभाज का मतलब सीधा सीधा सा है, इसमें कहीं पर भी आपको आयतन नहीं दिखाई देगा, और जब आयतन नहीं दिखाई देगा तो मास बेस्ड हो ही जाएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि अच्छा एक चीज़ और हम बताते चलें, क्योंकि हमें इस पूरे सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। हम बाइनरी को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि उससे हर चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। यह ज़रूरी नहीं है कि विलयन में केवल दो ही कंपोनेंट हो, कंपोनेंट बहुत हो सकते हैं। जैसे चीनी, पानी और नमक, इन तीनों चीज़ों को मिला सकते हैं किसी सॉल्यूशन को बनाने में। जैसे वायु की बात करें तो वायु में तो कई कंपोनेंट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तमाम प्रकार की गैसें हैं। अब उसमें ये तो कहा नहीं जा सकता है केवल हमको दो ये कंपोनेंट देखना है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में आपको केवल 2 कंपोनेंट की बात करेंगे। जब 2 कंपोनेंट मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एक विलेय पदार्थ होगा, एक विलायक पदार्थ होगा। हम इन्हीं दोनों को लेकर के चलते हैं। बाकी कंपोनेंट की संख्या बढ़ सकती है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती है, कम भी होगी लेकिन 2 से कम नहीं होगी। और बढ़ाने के लिए हम 2 कंपोनेंट से ज़्यादा भी कर सकते हैं विलयन को बनाने के लिए। अच्छा, मोल प्रभाज में हम केवल 2 कंपोनेंट को लेकर के समझते हैं। 2 कंपोनेंट कहें तो एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। बाइनरी मतलब होता भी है 2 प्रकार के, जैसे एक होगा विलेय कंपोनेंट हो गया और दूसरा हो गया विलायक। इन्हीं दोनों कंपोनेंट के आधार पर हम मोल प्रभाज बताते हैं। देखिए, जो विलेय होंगे उसके भी मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या होगी। विलायक होंगे उसके भी मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या दोनों की होगी, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या। अब हमें इन दोनों कंपोनेंटों में से जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या? विलेय का मोल प्रभाज बराबर
विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे हम करेंगे विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या। मतलब जिस भी घटक की हम बात करेंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या का मतलब हो गया कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जैसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, यदि विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से कर दिया जाए और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से कर दिया जाए और हमें निकालना हो विलेय का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विलेय हो गया विलेय का मोल प्रभाज, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाता है विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर जब इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो इसके भार बटे अणुभार, इसका भी विलायक के लिए भी भार बटे अणुभार, तो यहाँ पर कहीं पर भी आयतन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब हो गया कि ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, ये मास बेस्ड है। पदार्थ के द्रव्यमान से मतलब रह जाता है, इसलिए यह मास बेस्ड होता है। और एक बात और इसमें कि जब किसी एक घटक का हम मोल प्रभाव निकाल लें और उसमें दो ही घटक शामिल हों तो दूसरे वाले घटक का मोल प्रभाव निकालने के लिए हम एक में से एक घटक का मोल प्रभाव निकाल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम बहुत कुछ हल करने के बाद किसी एग्जाम्पल में इसका जो मोल प्रभाव आया है वो आया है 0.9। अब कह दिया जाए विलायक का बताइए, तो हम 1.00 माइनस 0.9, अब यहाँ करेंगे तो 0 पॉइंट, अब ऐसे घटा लेंगे इसको। जैसे इसका 0.9 आया है और कह दिया जाए हमें दूसरे घटक का मोल प्रभाव चाहिए, तो एक में से आप घटा दीजिए, 0.9 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 0.1। यानी किन्हीं ऐसे विलयन की बात करें जिसमें केवल दो घटक हों, तो दो घटकों में सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग होता है 1। जब किसी एक का निकल जाएगा तो दूसरे वाले को निकालने के लिए एक में से घटा देंगे। ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म है, आएगा वो सब सारी बातें की जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक और बनता है कंसंट्रेशन व्यक्त करने के लिए, और एक है क्या वो है मोललता। हमने मोललता देख लिया, अब एक है मोललता। मोललता का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मोललता देखा था, मोललता में आयतन आ गया था, यहाँ पर मोललता आया है, तो मोललता में तो आयतन आएगा नहीं, मोललता में विलायक का भार आ जाता है। मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार अक्सर ये केजी में लिखा जाता है, यदि ग्राम में होता है तो वहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा मोललता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विलायक का भार लिखा गया है, और विलायक का भार मतलब ये बिल्कुल ये मास बेस्ड हो गया। और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या यहाँ पर भी कहीं वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, यानी आयतन नहीं दिखाई दे रहा, और जब नहीं दिखाई देगा तो ये मास बेस्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें विलयन के बारे में पढ़ना है। विलयन के हमने दोनों बातों को बता दिया कि कैसे विलयन की सांद्रता को निकालते हैं और कैसे हम ये किसी विलयन में दोनों कंपोनेंट को पहचानते हैं। कंपोनेंट पहचानने के लिए हमने बता दिया कि जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय पदार्थ होता है। उसके बाद बताया यदि दोनों पदार्थों की मात्राएं बराबर हों तब कैसे हम पहचान करेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है। तो हमने बताया दोनों घटकों को देखते हुए आपस में मिलाएंगे तो उन दोनों घटकों में से जिस घटक का रूप विलयन प्राप्त करता है वह घटक विलायक कहलाता है। ये पहचान करने का हो गया। अच्छा, जो तीसरा टर्म बताया गया, तीसरा टर्म हमने कंसंट्रेशन का लिया और कंसंट्रेशन में बताया कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। हमने उसको वहीं छोड़ दिया, हमने नया तरीका अपनाया, एक वॉल्यूम बेस्ड
और दूसरा मास बेस्ड, जिसमें वॉल्यूम बेस्ड में बताया गया कि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यह टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, और मास बेस्ड में बताया यह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। यानी टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से किसी पदार्थ के मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वॉल्यूम में टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से उसके आयतन में कमी अथवा बढ़ोतरी होती है। तो जब कमी अथवा बढ़ोतरी होगी तो ये इस बात का मतलब निश्चित हो जाएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से अगर वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो ये माना जाएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार से तीनों तरीके बता दिए गए। अब नेक्स्ट में हम लोग विलेन के कंसंट्रेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद तब हम चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने शुरू में बता दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 4 बताए गए हैं। पहला वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा बताया गया प्रासरण दाब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इस पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं हम उसको लेकर के अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए और प्रयास करिए कि अच्छे से अच्छा आप लोगों की तैयारी इससे बन सके। तो थैंक यू सो मच।